तो इतिहास पोर्शन है, चरक सूत्र स्थान हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके पहले हम इतिहास देखेंगे। तो जो बेसिक चीजें हैं चरक संहिता के बारे में वो यहाँ लिखी हुई है। तो ध्यान से देखोगे, इनको याद करोगे, एक एक पॉइंट जरूरी है। ठीक है। आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी चीजें बहुत ज्यादा, क्योंकि जरूरी पॉइंट छाट कर लिखे हुए होंगे, लेकिन याद सारे करने हैं आपको। देखेंगे। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखा है कि चरक चिकित्सा 24 में मदात्य चिकित्सा प्रकरण, वहां षट या अष्टत्रिक का उल्लेख आया है मद्यपान के पूर्व। तो है क्या ये 6 चीजें हैं, है ना, 6 है, 8 भी हैं। तो तीन तीन के ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, तीन तीन चीजें हैं, जैसे भाई 3 तरह के वैद्य होते हैं, 3 रोग मार्ग हैं, इस तरह करके बताई गई हैं। 8 चीजें टोटल। तो इन 8 के अंदर ना सब कुछ है, मतलब कुछ भी इनसे बाहर नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप जब अल्कोहल लो या ऐसा गलत काम करना शुरू कर रहे हो कि अल्कोहल पी रहे हो, तो उसके पहले सोच लो कि कहीं आप इन चीजों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे अपने। ठीक है, तो ये है। तो चरक चिकित्सा 24 वो मदात्य चिकित्सा अध्याय है। तो वहां पे कहा गया कि भी मद्यपान करने के पहले आपको विचार करना है, ये चीज जरूरी है कि मद्यपान के पूर्व विचार करना है। इस पे सवाल आता है। खैर, तो मेन यहां से शुरू होता है इतिहास। देखेंगे। चरक संहिता का निर्माण 3 स्तरों पे हुआ। इसकी जो मूल उपदेष्टा है वो पुनर्वसु आत्रेय है। उनका टाइम है 1000 ईसा पूर्व। तंत्रकर्ता अग्निवेश है। उनका सेम ही टाइम है 1000 ईसा पूर्व। संस्कर्ता या प्रथम संस्कर्ता कह सकते हो, चरक है। टाइम है 200 ईसा पूर्व। और संपूर्णकर्ता ये है आचार्य दृढ़बल। इनका टाइम है 4th सेंचुरी। इनको द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीजें क्या है समझ लेंगे एक बार। देखो, मूल उपदेष्टा का मतलब वो व्यक्ति जो बैठ के उपदेश दे रहे हैं, जो लोगों को पढ़ा रहे हैं पहली बार आयुर्वेद। तो ये थे पुनर्वसु आत्रेय। 1000 ईसा पूर्व टाइम है। इनके शिष्य थे अग्निवेश। 6 शिष्य थे कुल ये। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित, शारपाणी। पहले चैप्टर में नाम लिखे हुए हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, वहां आ जाएंगे। तो गुरु शिष्य जाहिर सी बात है एक ही टाइम में होंगे दोनों, है ना, दोनों की टाइमलाइन सेम है। 1000 ईसा पूर्व। तो मूल उपदेष्टा आत्रेय, इनके शिष्य थे अग्निवेश। इन्होंने तंत्र के फॉर्म में लिखा। तो तंत्र जो लिखे जाते थे ना, जैसे आप आज भी देखते होगे कि दिखाते हैं कि तांत्रिक कोई सिद्धि कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो कई बार उनको पता ही नहीं होता कि चीजें कैसे करनी चाहिए। किसी आ, कोई तंत्र विद्या ऐसी है उसको समझ ही नहीं पाते ये कैसे होगी, ठीक है ना। तो तंत्र काफी टफ होता है पढ़ना। तो अग्निवेश ने जो लिखा तंत्र के फॉर्म में लिखा। अब इसको इजी फॉर्म में कि लोग समझ सके आसानी से, वो जरूरी था लिखना। तो ये काम आगे किया चरक ने। तो इनका टाइम है 200 ईसा पूर्व। तो इनको संस्कर्ता या प्रथम संस्कर्ता कहते हैं। तो यही सामने एक पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो कि प्रति संस्कर्ता का कार्य क्या होता है। तो लिखेंगे संक्षेप में या विस्तार में बताना। तो सामने लिख लो प्रति संस्कर्ता का कार्य। तो चीजों को संक्षेप में या विस्तार में बताना, ये तो बहुत शॉर्ट में बता देंगे बात को, या बहुत ज्यादा विस्तार से बताएंगे। समझ आ रहा है ना, कि मान लो कोई चीज बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है तो उसका विस्तार कर दिया। और मान लो कि बहुत ज्यादा इतना बोरिंग लग रहा है आपको कि बहुत लिखा हुआ है, बहुत लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करिए, तो उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया। तो चरक थे प्रथम संस्कर्ता या प्रति संस्कर्ता। अब हुआ क्या, अब ये अग्निवेश तंत्र इतना फेमस नहीं था क्योंकि डिफिकल्ट था पढ़ने में। लेकिन चरक ने जब इजी बना दिया तो वो लोग पढ़ने लगे ज्यादा। ठीक है, तो ये फेमस हो गई चरक संहिता के नाम से। ये अग्निवेश तंत्र के नाम से इतना फेमस नहीं है, चरक संहिता के नाम से ज्यादा फेमस है, जो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है। इसके बाद आता है द्वितीय वर्ती संस्कर्ता या फिर संपूर्णकर्ता। इनका नाम है आचार्य दृढ़बल। इनका टाइम है 4th सेंचुरी। तो इन्होंने क्या किया, होता यह है टाइम के साथ, मान लो आज मैं आपको कोई नोट्स दूं पढ़ने के लिए, तो हो सकता है कि आप उनको पास करते रहो, फिर एक टाइम आए कि उनमें काफी पेजेस जो है वो कम से कम जो फ्रंट पेज होता है या जो लास्ट पेज होते हैं देखे होंगे आपने, वो खराब हो जाते हैं अक्सर जब कोई चीज यूज में आती है। तो पता चला वो पेजेस जो है मिस हो गए वहां से समय के साथ। तो उनको जोड़ने का काम किया दृढ़ बल ने।
तो चरक संहिता में आप देखोगे एक कल्प स्थान है, एक सिद्धि स्थान है पूरा, और चिकित्सा स्थान के बहुत सारे चैप्टर हैं। तो वो सब जो है इन्होंने ही जोड़े हैं। टोटल 41 चैप्टर्स इन्होंने चरक संहिता के अंदर जोड़े हैं, आचार्य दृढ़बल ने। तो इसीलिए इनको कहते हैं संपूर्ण करता। ठीक है। और द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता इसलिए कहते हैं कि चरक के बाद फिर इन्होंने भी इसका प्रतिसंस्कार किया, इन्होंने भी अपनी तरह से थोड़ा इसको इजी बनाया पढ़ने में। आगे देखेंगे। तो तीन स्तर जो थे वो समझ में आ गए होंगे आपको। एक हुआ मूल उपदेष्टा तंत्रकर्ता वाला टाइम, फिर एक हुआ प्रतिसंस्कर्ता वाला टाइम यानी चरक वाला, और एक हुआ संपूर्णकर्ता का टाइम, दृढ़बल वाला। तो तीन अलग अलग टाइमलाइन है। आगे चलते हैं। आत्रेय। तो चरक संहिता में आपको तीन आत्रेय का उल्लेख मिलेगा। एक है भिक्षु आत्रेय, एक है कृष्ण आत्रेय, और एक है पुनर्वसु आत्रेय। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पुनर्वसु आत्रेय है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने उपदेश दिया था चरक संहिता का पूरा। इसके अलावा एक भिक्षु आत्रेय है, कृष्ण आत्रेय है। भिक्षु आत्रेय का उल्लेख चरक सूत्र 1 और चरक सूत्र 25 में देखने को मिलता है। चरक सूत्र 1 और चरक सूत्र 25। कृष्ण आत्रेय का उल्लेख चरक सूत्र 11 में देखने को मिलता है। कृष्ण आत्रेय, चरक सूत्र 11। अभी जो हमने मदात्ते वाली बात की कि मदात्ते में कहा गया कि भाई षट्रिक या अष्टरिक का विचार कर लो मद्यपान के पहले, तो ये जो षट या अष्टरिक है ओरिजिनली चरक सूत्र 11 में बताए गए हैं। ठीक है। और किसने बताए हैं? तो कृष्ण आत्रेय ने बताए हैं। इस पे सवाल कभी बना करते थे, आजकल रेफरेंस वाले सवाल नहीं आते। ठीक है। तो ये जो देख पा रहे हो लिखा हुआ आपके भिक्षु आत्रेय चरक सूत्र 1 और 25 में आए थे ऐसा ऐसा, तो आजकल ये सवाल तो नहीं आते। ऐसा पूछ लेते हैं बस कि कोई श्लोक दे दिया कि भाई किस आचार्य का स्टेटमेंट है। अब इस लेवल पे आ रहे हैं सवाल जो हम देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना कि याद करते चलोगे, भूल तो समय के साथ वैसे ही जाओगे, मैं बहुत सारी चीजें जो कम जरूरी होती हैं। आगे चलेंगे। तो पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम पुनर्वसु है। और देव ऋषि अत्रि के बेटे थे, तो इनके पिताजी का नाम भी आपको यहाँ दिखाई देता है कि अत्रि के बेटे हैं पुनर्वसु आत्रेय, इसलिए इनको आत्रेय नाम जो है वो इसीलिए अत्रि के बेटे। ठीक है। तो अत्रि आत्मज, अत्रिज, अत्रिसुत, अत्रिनंदन इन नामों से भी जानते हैं। इनकी माता का नाम चंद्रभागा था, इसलिए इनको चंद्रभाग या चंद्रभागी भी कहते हैं। तो पुनर्वसु आत्रेय, पिताजी का नाम क्या था? अत्रि, और माता का नाम चंद्रभागा। ये याद रखोगे। चंद्रभागा वाली बात जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा चरक सूत्र 13 स्नेह अध्याय, तो वहां पे ये नाम दिया हुआ है। पुनर्वसु आत्रेय को महर्षि, ब्रह्म ऋषि, भगवान, ये सब उपमाएं दी गई, कोई खास नहीं है। याद क्या रखना है वो देख लो। चरक चिकित्सा 12 में अगध वेद सिंधु प्रवर्तन अद्रिज प्रवर गोड़ा, ये एग्जाम में रख के पूछ चुका है किसके लिए उपाधि दी गई, कहाँ दी गई। तो चरक चिकित्सा 12 में शोध चिकित्सा अध्याय है वैसे चैप्टर 1, तो वहां ये इनको उपमा दी गई है अगध वेद सिंधु प्रवर्तनम अद्रिज प्रवर गोड़ा। याद रखेंगे। नेक्स्ट है चिकित्सा स्थान में कुछ योग हैं जो कृष्ण आत्रेय के बताए हुए हैं। अभी जो हम नाम पढ़ रहे थे कृष्ण आत्रेय का कि इन्होंने अष्टत्रिक का उल्लेख किया है, तो इन आत्रेय ने एक काम और किया है कि चिकित्सा स्थान में कुछ योग दिए हैं। तो एक है फलारिस्ट, ये अर्श में है। शारगुटिका ग्रहणी में। नागर आदि चूर्ण, ये भी ग्रहणी चिकित्सा में। नवायस चूर्ण पांडु में, इसके कंटेंट भी लिखे हुए हैं नवायस चूर्ण के। त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, और 50% लोह पड़ा होता है इसके अंदर। बला तेल, अमृताद्य तेल वात व्याधि में। प्रपोंड्रिक आदि तेल शिरो रोगों में। तो सारे ही योग वैसे तो जरूरी हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि हम आगे जब कोड याद करेंगे, चीजें याद करेंगे, याद हो जाते हैं। स्पेशली यहाँ जो याद रखना है वो समझ लोगे पहले भी। एक नवायस चूर्ण देख रहे हो, इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है? पांडु में इस्तेमाल होता है। त्रिफला पड़ा है, यानी हरित की विभित की आम्ल की। त्रिकटु पड़ा हुआ है। त्रिकटु को व्योश भी कहते हैं, पर्याय लिख सकते हैं उसका। इसको व्योश के नाम से भी जाना जाता है। कभी कोई पूछ ले व्योश क्या है, तो व्योश त्रिकटु है। और ये होते हैं पिपली, मरीच
और सौंठ या शुंठी। पिपली, मरीच और सौंठ। बेटा अगर आप नए हो, कोई नए स्टूडेंट हो, तो ध्यान रखोगे कि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना अलग वाली है, आप इनको लिखते जाओगे। ठीक है, कुछ लिखने से रह जाए तो मुझे पूछ लोगे, जो चीजें मैं अलग की बोलता हूँ। साथ में कॉपी और पेन लेके बैठोगे और लिखते रहना कुछ कुछ चीजें। मैक्सिमम यहाँ है, कुछ नहीं होगा तो वो मैं लिखवाता रहता हूँ, उसको लिखते रहना आप। जैसे लिखना है आपको कि व्योश या त्रिकटु, पिपली मरीच सोट, अगर नहीं पता आपको। नेक्स्ट देख रहे हो त्रिमत। त्रिमत क्या होता है? फिर तीन चीजें हैं, लिख सकते हो। विडन, विडन, मुस्ता और चित्रक। ठीक है, मतलब विडंग, नागरमोथा और चित्रक, ये तीन चीजें हैं। तो हम कोड याद रखते हैं कि बड़ा मस्त चित्र बनाया किसी ने, है ना, मद में था वो, मतलब अल्कोहल ले रखा था ऐसा मान लो, लेकिन उसके बाद भी कि पेंटर है, अच्छी पेंटिंग करता है। तो बड़ा यानी विडन, मस्त यानी मुस्ता, यानी नागरमोथा को बोलते हैं मुस्ता, चित्र यानी चित्रक। तो विडंग, मुस्ता और चित्रक। प्लस 50% लोह। तो लोह मेन कंटेंट है, इसीलिए पांडु में इस्तेमाल हो रहा है। पांडु एनीमिया को बोलते हैं। ठीक है ना, तो लोह की वजह से कह सकते हो। दूसरा यहाँ दिख रहे हो प्रपोंड्रिक आदि तेल। तो बेटा ये तो तेल है, एक इसका लेप भी इस्तेमाल होता है, और लेप पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर कि कहाँ इस्तेमाल होता है प्रपोंड्रिक आदि लेप। तो शिरोरोग में या शिराशूल में। तो कुल ये 8 योग हैं जो कृष्ण आत्रे ने बताए हैं चरक संहिता के अंदर। यही आप देख रहे हो, चरक का आपने देखा नवायस चूर्ण, यहाँ सुश्रुत का देख पा रहे हो। सुश्रुत ने इसको प्रमेय पिड़का में दिया है, आचार्य सुश्रुत। वो प्रमेय पिड़काओं में इस्तेमाल करते हैं। प्रमेय पिड़का क्या होती है? कि जैसे आज के टाइम में डायबिटीज किसी को हुआ, अनकंट्रोल डायबिटीज हो जाए, तो आप देखोगे बहुत सारे इन्फेक्शन होने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेड सोर हो जाते हैं कई बार जब कोई बेड रिडन हो जाता है, और ये कंडीशन ज्यादा सीवियर होती हैं ऐसे लोगों में। तो उनको आप मान सकते हो प्रमेय पिड़काएं। तो वहां इस्तेमाल करने को कहा आचार्य सुश्रुत ने। काश्यप ने इसको शोथ में इस्तेमाल करने के लिए कहा। शोथ यानी इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग कह लो, कहीं बॉडी में आ जाए उस तरह की बात। तो नवायस चूर्ण काश्यप का शोथ में है, सुश्रुत का प्रमेय पिड़काओं में है। सामने दो बुक्स के नाम देख पा रहे हो, ये गणनाथ सेन एक आचार्य हैं, उनकी बुक्स हैं। तो इसको एरो बना के लिख लेना, इनसे रिलेटेड है गणनाथ सेन। सिद्धांत निदान और प्रत्यक्ष शारीरम। गणनाथ सेन की बुक्स हैं सिद्धांत निदान, प्रत्यक्ष शारीरम, याद रखेंगे, आगे पूछूंगा मैं। ठीक है, और एक और बात याद रखना है यहीं पर, नेक्स्ट पेज पे लिखी होगी वैसे, कि सिद्धांत निदान जो है गणनाथ सेन की है। एक बुक है अंजन निदान, यही लिख लो, अंजन निदान। उसके सामने लिख लो अग्निवेश। तो वो महर्षि अग्निवेश ने लिखी है, नेक्स्ट पेज पे आपके लिखी होगी जहां तक ये देखिए, अंजन निदान, अग्निवेश। ठीक है, तो ये भी आपका काम है कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार होगा या नोट्स के अंदर एक साथ नहीं है मान लो, तो आपको क्या करना है, उनको साथ लिख लेना है। कि जब भी पढ़ने बैठे हो कि गणनाथ सेन दिखाई दे कि सिद्धांत निदान लिखी, साथ साथ आपको दिखाई देना चाहिए आपके नोट्स में कि अग्निवेश ने अंजन निदान लिखी। याद करने का तरीका ये है, आ से अग्निवेश, आ से अंजन। ठीक है, तो आ वाली बुक अग्निवेश की है। आगे चलेंगे। अभी एक योग देखा था हमने, नवायस चूर्ण। तो वहां पर 50% लोह था, नवायस लोह के अंदर। वो एक ही चीज है, नवायस चूर्ण नवायस लोह। एक यहाँ देख रहे हो इस तरह नवक गुगलू, इसमें 50% गुगलू है, बाकी कंटेंट देखो वही है, त्रिफला त्रिकेटु त्रिमद। इस्तेमाल कहाँ होता है ये? मेदो रोग के अंदर। मेदो रोग, मेदो रोग का मतलब है ओबेसिटी मान लो आज के टाइम में। पहले के लोग जो थे इतना मोटे नहीं होते थे, तो इतना ज्यादा लिखा नहीं होता था इसके बारे में। आप चरक सुश्रुत वाग्भट देखो, कोई ज्यादा खास बात नहीं की है। ठीक है, तो मेदो रोग, इसका प्रथम वर्णन किसने किया? तो वृंद माधव ने। मेदो रोग प्रथम उल्लेख वृंद माधव लिख लेंगे इसको, माधव के बदले वृंद माधव कर लो इसको। नेक्स्ट चलेंगे।
नेक्स्ट आचार्य का नाम आता है अग्निवेश। इनके कुछ पर्याय लिखे हुए हैं, बनिवेश, हुतावशेष, सौम्य। देख लेना। ये सौम्य वाला पर्याय स्पेशली देख लोगे, रीजन कि यहाँ नाम है अग्नि। तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे कभी कह दिया अगर कि इनमें से कौन सा पर्याय नहीं है अग्निवेश का। तो अग्नि का मतलब होता है आग्नेय, और सौम्य का मतलब होता है जल गुण की प्रधानता कहीं हो जैसे। तो बिल्कुल अपोजिट पर्याय दे दिया इनको एक। नेक्स्ट देखेंगे, अंजन निदान बुक। तो अग्निवेश ने लिखी है। कैनन अग्निवेश के बारे में शालिहोत्र और पाल काव्य संहिताओं में भी उल्लेख मिलता है। तो इनके नाम का जिक्र मिलता है शालिहोत्र और पाल काव्य संहिताओं में भी। अब चरक के बारे में थोड़ी बात हो जाए। देखो, चरक के बारे में एक बात तो आप जानते हो कि भाई चरक संहिता फेमस है। क्यों फेमस है? कि अग्निवेश तंत्र का इन्होंने प्रति संस्कार किया था। वो सारी बातें ठीक है। दूसरा ये आता है कि चरक कोई एक व्यक्ति थे, है ना, कोई संप्रदाय था। तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे पुराने राजाओं के नाम आप देखो तो वो इतनी मेहनत नहीं करते थे हमारी तरह कि नया नाम बैठ के सोचेंगे। फैमिलीज में आजकल लड़ाई होती है, बेटे का नाम क्या रखें, बेटी का नाम क्या रखें। पहले बड़ा आसान था कि पिताजी का नाम विक्रमादित्य है, तो बेटे का नाम रख दिया विक्रमादित्य प्रथम, या बता रुद्रदित्य। आप देखोगे इस तरह के नाम आगे मिलते हैं आपको। तो वो लोग कई बार तो पिता का नाम ही रख दिया करते थे बच्चे का भी। ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता था कि फैमिली में कोई इंस्पायर्ड था तो वो भी सेम नाम रख लिया अपनी आगे की जनरेशन में, बताने के लिए कि मैं उस फैमिली से आता हूँ। तो ये माना जाता है कि चरक जो थे ना, कि कोई आचार्य रहे, उसके बाद जो भी उस संप्रदाय को जिन्होंने भी फॉलो किया कि उस तरह से हम लोग भी रहेंगे, उस तरह से चिकित्सा करेंगे, उन सबका नाम चरक पड़ा। उन सब ने इसको अपने साथ जोड़ लिया नाम के। ठीक है। या फिर एक दूसरा सिद्धांत ये है कि चरक उन लोगों को कहा गया पुराने टाइम में जो लोग एक जगह रुकते नहीं थे। मतलब जो, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं कि पैसे इकट्ठा करते हैं, अस्पताल बनाएंगे बढ़िया सा, है ना, ये सब करेंगे। कि पहले ये नहीं था। एक कल्चर ये था कि सिर्फ सेवा करना भाव है। तो यहाँ सेवा की, मतलब चिकित्सा की लोगों की, फिर कहीं और चले गए, पता चला कहीं बीमारी आई है, कहीं कोई महामारी है, कुछ है, वहां गए, लोगों की हेल्प की। तो एक जगह रुकते जो नहीं थे, चलने से चरक नाम पड़ा। है ना, चर कहते हैं जो चले लगातार। तो इस नाम से चरक कहा गया। तो इस तरह जो भी चिकित्सक थे उन सबको चरक कहा गया। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक गांव था कपिस्थल के नाम। तो वहां मेनली वैद्य ही रहते थे। तो वहां से ये वैद्य जो भी निकलते थे उन सबका नाम चरक पड़ता था। कि वो इस तरह की, आप जहाँ रहते हो तो आप वहां की एक, जैसे आप मान लो अगर मुरादाबाद के हो, मैं बात कहूँ तो पीतल नगरी कहते हैं उसको। है ना, तो एक पहचान होती है। तो ऐसे ही वैद्यों का गांव था तो चरक नाम से पहचान थी। तो सबने वही नाम साथ में जोड़ा अपने। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो आचार्य चरक को भगवान अनंत का अवतार कहा जाता है। अनंत का अवतार, ये जरूरी बात है। विशुद्ध के बेटे थे ये, और वैशंपायन के शिष्य थे। विशुद्ध पिताजी का नाम है, वैशंपायन इनके टीचर का नाम है। इनका वास्तविक नाम कपिस्थल चरक था। क्यों? क्योंकि इनका निवास स्थान है पंचनद्या नामक प्रांत में, इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच में। गांव का नाम है कपिस्थल। तो इसी के नाम पे शायद कपिस्थल चरक इन लोगों ने लगाया होगा। तो कपिस्थल नामक ग्राम था। इनका निवास स्थान कहाँ? पंचनद प्रांत में, इरावती चंद्रभागा नदियों के बीच में। नेक्स्ट चलेंगे, आचार्य भाव प्रकाश। उन्होंने इनका जन्म नागवंश में माना है और इनको शेष अवतार कहा। आचार्य भाव प्रकाश, इनका जन्म नागवंश में मानकर इनको शेष अवतार कहा। शेषनाग थे ना जो लक्ष्मण बने थे, है ना, बलराम बने थे, तो उन्हीं का अवतार कहा इनको। और इनका जन्म कहाँ माना है? नागवंश के अंदर। ये गोत्र प्रवर्तक और यायावर कोटि के ऋषि थे। तो यायावर, जैसा मैंने कहा कि चरक शब्द का मतलब है चलने वाले, तो उन्हीं को यायावर भी कहा जाता था, कि जो घूम घूम कर चिकित्सा करते थे। ठीक है। और गोत्र प्रवर्तक का मतलब अपने गोत्र को लेके चलने वाले। जैसे चरक गोत्र था, तो चरक ही सबने लगाया अपने नाम के साथ कि हम इस नाम को ही फेमस करेंगे। आगे चलेंगे। अच्छा, बात जरूरी है कि किस आचार्य ने इनका जन्म नागवंश में माना है। सवाल आ चुका है। महाप्रकाश, याद रखेंगे। भाव प्रकाश का टाइम लिखना चाहो तो लिख लो, वो भी जरूरी है। 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी। तो चरक की बात हुई।
अब दृढ़बल की बात करते हैं। दृढ़बल देखो वो भी पंचरत्नपुर के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम था कपिल वली। कपिल वली ये शिव जी के भक्त थे। गुप्त कालीन आचार्य थे। तो गुप्त काल जैसे आप पढ़ते हो कि मौर्य काल है ये, गुप्त काल है कि वो राजा उस समय जो पावर में थे। तो पंचनद्यपुर के रहने वाले कपिल वली के बेटे थे, शिव जी के भक्त थे और गुप्तकालीन आचार्य थे। इन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण किया। ये वर्ड बहुत जरूरी है कि जो हिस्से मिसिंग थे ना, उनको जोड़ दिया चरक संहिता में। कैसे जोड़ा? तो श्लोच वृत्ति से। ये शब्द अगेन बहुत बहुत जरूरी। पूछते हैं किस तरह से संपूर्ण किया। श्लोच वृत्ति, इस शब्द का मतलब है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। ठीक है। और इसका जो रियल मतलब है वो ये है कि जब खेत से किसान अपने कह लो कि गेहूं या अन्न उठाकर लाता है ना, तो कुछ जैसे दाने गिर जाए अगर वहां, तो जाए फिर उनको भी उठा कर ले आए, है ना, ढूंढ ढूंढ के कि भाई कहाँ मेरा गेहूं गिर गया थोड़ा या चावल गिर गया। तो इस शब्द का मतलब यह है कि खेत से बिल्कुल जो लास्ट अपना गेहूं का एक एक दाना है वो उठा के ले आना। ये मतलब है शिरोश वृत्ति को। इसको कहते हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना। तो इस तरह से इन्होंने संपूर्ण किया। चिकित्सा स्थान के इन्होंने कुल 17 अध्याय जोड़े। इसके अलावा कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, इसके 12-12 अध्याय जोड़े। तो अभी आप आगे देखोगे कि कल्प और सिद्धि स्थान में कुल अध्याय की संख्या ही 12-12 है। तो पूरे के पूरे कल्प और सिद्धि स्थान इनके जोड़े हुए हैं। दूसरा, चिकित्सा स्थान जहाँ 30 अध्याय हैं, उनमें से 17 अध्याय दृढ़बल ने जोड़े हैं। सिर्फ 13 ही हैं जो चरक में ओरिजिनली रह गए थे। तो ये कुल अध्याय की संख्या हो जाती है 41, 41। याद रखेंगे। अब श्लोच वृत्ति शब्द आया, साथ में ये भी एक पॉइंट लिख दिया सुश्रुत का यहाँ, कि प्रमेय में ब्राह्मण रोगी को श्लोच वृत्ति पालन करने के लिए कहा गया है। प्रमेय में ब्राह्मण रोगी, उसके लिए श्लोच वृत्ति का पालन करने को कहा गया है। तो मतलब कि ब्राह्मण रोगी जो है वो श्लोच वृत्ति करे, हार्ड वर्क करे, अगर उसको डायबिटीज या प्रमेय हो जाए। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि वो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज है। वहां जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना कफ के अगेंस्ट काम करोगे, आप ठीक होते चले जाओगे। ठीक है। तो स्पेशली ब्राह्मणों को लिखा है। पुराने समय में क्या है, लोग जैसे दान पुण्य ज्यादा करते थे, तो उसमें क्या है, घृत या इस तरह की चीज ज्यादा देते थे। तो उनको, ब्राह्मणों को ही मेनली ये डिजीज होने की संभावना होती थी। आगे चलेंगे। ये चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं कि कौन से चैप्टर्स चरक में रह गए थे, जिनके अलावा बाकी चैप्टर दृढ़बल के जुड़े हुए हैं। तो ये वो चैप्टर हैं जो चरक चिकित्सा में रह गए थे। कौन कौन से? रसायन, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राज्यक्षमा, अर्श, अतिसार, विसर्प, मदात्य और द्विव्रणीय अध्याय। तो देख रहे हो कुल 13 अध्याय है। एक रह गया यहाँ लिखने से कोई? नहीं, पूरा है। ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ ठीक है, 13 है पूरे। ठीक है ना? तो इस लाइन का बीच में कोई मतलब नहीं है, स्पेसिंग जो कर रखी है लाइन, इसका कोई मतलब नहीं है। तो रसायन वाजीकरण एक साथ पढ़े जाते हैं, इसलिए एक साथ लिख दिए हैं। फिर ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राज्यक्षमा, ये शुरुआत के 8 चैप्टर हैं चरक संहिता के। आप जब पढ़ने जाओगे तो देखोगे शुरू के 8 चैप्टर हैं। इसके अलावा अर्श, अतिसार एक साथ याद कर सकते हो, दोनों आ वाले हैं। फिर विसर्ग, मदात्य और द्विव्रणीय चिकित्सा अध्याय। तो टोटली 13 चैप्टर है जो रह गए थे चरक में, बाकी 17 जोड़े दृढ़ में। चरक संहिता में 8 स्थान और 120 अध्याय हैं। 8 स्थान, 120 अध्याय। तो 8 स्थान के नाम और 120 अध्याय कैसे होते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। सिद्धि स्थान कहाँ कहाँ कितने चैप्टर हैं? तो सूत्र स्थान में 30, निदान में 8, विमान में 8, शारीर 8, इंद्रिय 12, चिकित्सा 30, कल्प स्थान 12
और सिद्धि जो नेक्स्ट पेज पे लिखा है उसमें भी 12 है। तो सबसे ज्यादा सूत्र और चिकित्सा में है 30-30 अध्याय। ठीक है। इसके अलावा ऊपर वाले जो सारे हैं, निदान, विमान, शारीर, सब में देख रहे हो 8 अध्याय है। और जो इसके बाद वाले बचते हैं उन सब में 12 है। अदर देन चिकित्सा, चिकित्सा में 30 है। बाकी आगे वाले जो है 12-12 अध्याय है। आपको सूत्र स्थान के 30 चैप्टर जो है वो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। उनके नाम क्या है, ये जरूरी बात है। सूत्र स्थान के 30 चैप्टर। दूसरा, चिकित्सा के जो 30 चैप्टर हैं वो भी आपको रटे हुए होने चाहिए विद नेम। मैं पूछूंगा कभी आपसे कि बताओ चरक चिकित्सा 17 कौन सा चैप्टर है, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर चरक सूत्र 18 कौन सा चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा चलो यहाँ तो इतना कुछ खास नहीं है, शारीरिक स्थान है थोड़ा, जहां चैप्टर्स के नाम याद हो तो बेहतर है। तो ये मैं आपको याद कराऊंगा, बताऊंगा आगे कहाँ से याद करने हैं। तो सूत्र स्थान तो भी लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। बाकी एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे। लिखो, आचार्यों ने 8 स्थान और 120 अध्याय की प्रतिज्ञा ली। आचार्यों ने 8 स्थान और 120 अध्याय की प्रतिज्ञा ली। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे चरक ने देख रहे हो 8 स्थान लिखे, 120 अध्याय लिखे, तो चरक ने ऐसा नहीं किया। इनके समकालीन जितने भी आचार्य थे लगभग सबने ये रूल फॉलो किया कि भाई हम 8 स्थान लिखेंगे, 120 अध्याय लिखेंगे। तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। ठीक है ना। बाद में लोगों ने इस नियम का अपवाद किया कि किसी ने कम स्थान लिखे, किसी ने ज्यादा भी लिख दिया। लेकिन एक नियम जो बनता है वो तो नियम ही होता है, लोग तोड़ते तो हैं। तो 8 स्थान, 120 अध्याय। नेक्स्ट चलेंगे। चरक संहिता में 7 संभाषा का उल्लेख है। 7 संभाषा परिषद, ये क्या होते हैं? संभाषाएं होती हैं कि जैसे कोई चीज है, आप उस पर निर्णय नहीं बना पा रहे। अब क्या किया कि आपने सारे विद्वानों को बुलाया उस फील्ड के, बैठ के सबने बात की। तो उसमें एक निष्कर्ष निकाला कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए। फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं अगर, तो आचार्यों में इस बात को लेकर मतभेद था कि बालक के शरीर का कौन सा अंग पहले बनता है, कि हाथ पहले बनते हैं या सिर पहले बनता है गर्भ में। तो अलग अलग आचार्यों ने आके अपनी अपनी बातें कही। ठीक है। लेकिन लास्ट में आके फिर ये बात मानी कि नहीं भाई, सारा शरीर ही जो है बच्चे का वो एक साथ ही बनना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि पहले हाथ बन जाएंगे फिर पैर बन जाएंगे। तो अब यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि ये बात की आचार्यों ने अलग अलग चीजें कही। किसी ने कहा हाथ पहले बनते हैं, किसी ने कहा पैर पहले बनते हैं। इसको बोला जाता है बेटा, लिख लोगे, लिखो निश्चितता ना होना। ऐसे लिखो, निश्चितता ना होना। इसका नाम लिख लेंगे। लिखिए अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, अनेक यानी सबको मान लिया, तुम भी ठीक, तुम भी ठीक, सबको ही कह दिया, किसी से बुराई नहीं। अनेकांतवाद। इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, लिख सकते हो स्यादवाद। कुछ लोगों को शायद पता होगा किस दर्शन से रिलेटेड है ये। हम्म, जैन दर्शन। जैन दर्शन। ठीक है, लिख सकते हो जैन स्यादवाद, दर्शन। जैन दर्शन। ठीक है बेटा, ये भी लिख लेना, जैन दर्शन मानता है इसको स्यादवाद। और जो मैंने लास्ट बात कही कि पुनर्वसु आत्रेय आए, उन्होंने आके बताया कि आप लोग गलत सोच रहे हो कि ये अंग पहले बनते हैं बाद में बनते हैं। पूरा शरीर ही एक साथ बनता है। फिर बाद में सभी आचार्यों ने माना उस बात को। ठीक है। तो इस बात को बोलते हैं एकांतवाद, कि एक निष्कर्ष पे आ गए फाइनली आप। तो लिख लो एकांतवाद, और सामने लिख लेना आयुर्वेद। ये सवाल आ चुका है कि आयुर्वेद एकांतवाद को मानता है या अनेकांतवाद को मानता है। तो आयुर्वेद एकांतवाद को मानता है। सोचो, हम निष्कर्ष में ना पहुंच पाए तो हम चिकित्सा कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो ट्रिकी बात है, तो बिल्कुल याद रखना है, कभी फंसना ही नहीं है इसके अंदर। आयुर्वेद एकांतवाद को मानता है, और जैन दर्शन जो है वो स्यादवाद या अनेकांतवाद को मानता है। तो ये निष्कर्ष निकालने के लिए मीटिंग जो होती थी इनको संभाषा बोलते थे। संभाषा। तो चरक संहिता में 4 स्थानों पे सूत्र स्थान में, 2 स्थान पर शारीर स्थान में, और एक जगह सिद्धि स्थान में संभाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो चरक संहिता
चार स्थान, 1, 12, 25, 26 सूत्र स्थान के। शारीर 2, 3 और 6 नंबर चैप्टर। सिद्धि का 1, 11 नंबर चैप्टर। यहाँ पे संभाषाएं देखने को मिलती हैं, तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि चरक सूत्र स्थान में कुल कितनी संभाषाएं आई हैं, तो आपको बताना होगा 4। कहाँ कहाँ, तो चैप्टर के नंबर लिखे हैं 1, 12, 25, 26, 1, 12, 25 एंड 26। इसी तरह शारीर में चैप्टर नंबर 3 एंड 6 दो जगह, सिद्धि में एक जगह, चैप्टर नंबर 11। अब एक और जरूरी बात है, देखो बाकी जो संभाषाएं देख रहे हो सूत्र स्थान पूरा चरक ने लिखा है, ठीक है। फिर शारीर स्थान भी पूरा चरक का ही दिया हुआ है, लेकिन कल्प स्थान, सिद्धि स्थान और चिकित्सा के कुछ चैप्टर वो किसने दिए हैं, आचार्य दृढ़बल ने। तो सवाल पूछा जाता है कि कौन सी संभाषा ऐसी है जो मात्र दृढ़बल ने बताई है ना, कि चरक में नहीं है। तो ये वाली सिद्धि, जो सिद्धि में एक संभाषा हुई है ना 11 नंबर चैप्टर के अंदर, तो ये वाली दृढ़बल की बताई हुई है, कारण कि पूरा का पूरा सिद्धि स्थान दृढ़बल का जोड़ा हुआ है, तो इसके आगे लिख सकते हो बाय दृढ़बल। सवाल आ चुका है एग्जाम में ये भी, तो दृढ़बल इसका आंसर है। दूसरा, संभाषा की जैसी एक चीज हम आज के टाइम में देखते हैं, खैर होती तो ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है आपको कंपनी के, तो सीएमए, ठीक है, सीएमई होती रहती है, आपने देखा होगा, तो उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आप कि सीएमई क्या होती है, तो वो भी लिख लोगे। देखो, कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, एजुकेशन जो भी कहते हो आप, तो कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, सीएमई, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि आज फर्स्ट डे है, मेरा मेन ये था काम आज की, जो नए लोग हैं खासकर क्लास कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, जो पुराने बच्चे हैं आप भी देख लो आपके पास नोट्स वगैरह है या नहीं है वाले, जिनका भी रह गया हो, है ना, कुछ भी पार्ट अगर, तो पूरा कर लेंगे अपना, क्योंकि इसके बाद मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा आपका, क्योंकि कुछ लोगों का सूत्र स्थान आपका कहना छूटा हुआ है, तो फिर मैं ये चीजें नहीं करा पाऊंगा आपका एग्जाम से पहले, तय बात है, ये लास्ट टाइम है, तो अपना कवर कर लो जो आपका रह गया है, ठीक है। बाकी जो आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से पढ़ लो। जो नए लोग हैं बेटा, तो आपको तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना होगा, मगर फिर भी किसी का मन हो जाए कि इस बार भी देके देखना एग्जाम, तो इतना टाइम है अभी। अगर आप ये बैच पढ़ते हो और इवनिंग बैच में भी पढ़ लेते हो और मेहनत बहुत ज्यादा कर सकते हो, तो इस बार भी एग्जाम दे सकते हो। सिलेबस लगभग ऑलमोस्ट आप कर लोगे, है ना, अगर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों जगह ज्वाइन करोगे, तो लगभग आपका सिलेबस हो जाएगा, जो जरूरी चीजें हैं वो सारी हो जाएंगी लगभग। तो आप भी वो मेहनत करके देख सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर देना है तो कोई नहीं, फिर आराम से अपना धीरे धीरे जैसे हम पढ़ रहे हैं एक बैच को ज्वाइन करना है और धीरे धीरे उसको पढ़ते चले जाना है, ठीक है। टाइमिंग्स क्लास की मैं फिर बोल देता हूँ कि थोड़ा सा पहले करूंगा, मैंने आज 6 से क्लास ली है, लेकिन जो टाइमिंग होगी रियल में वो थोड़ा पहले होगी, या तो पौने 6 से होगी या 5:30 से होगी, क्योंकि इस टाइम से फिर मैं पूरा पढ़ा नहीं पाऊंगा, एक ही घंटा लेक्चर हो पाया करेगा, तो वो कम रह जाएगा। तो टाइमिंग थोड़ा पहले की करूंगा, तो टाइमिंग सोच लेना, जो नए लोग हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ। आप लोग मुझे टाइमिंग बता दोगे आपके लिए क्या सूटेबल है, मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दोगे। बाकी ये जो क्लास है आज की मैं लाइव कर दूंगा अभी यूट्यूब पर भी, तो किसी की छूट गई होगी, लेट ज्वाइन किया हो, फर्स्ट डे था ज्वाइन ना कर पाया हो, तो आप यूट्यूब पे जाके भी चैनल पे देख सकते हो इस क्लास को, ठीक है। तो आज क्लास छोटी ही रखना था, मेनली आपको इंट्रोडक्शन कराना था क्लास का किस तरह से होती है। बाकी नोट्स वगैरह किसी को चाहिए होंगे, कोई क्लास ज्वाइन करना चाहे, फीस सबमिशन करना है, तो वो मुझे फोन करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, इंट्रोडक्टरी क्लास थे। थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे अलग से कॉन्टैक्ट करके मालूम कर लीजिए। बाकी शाम को मिलते हैं। थैंक्स।